नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हमारी क्लासें बीच में स्थगित कर दी गई थी। पुनः मैं अपनी इन क्लासों को शुरू करता हूं और आज से आपको इतिहास की रेगुलर क्लासें मिलना फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में शक वंश तक का अध्ययन कर चुके थे। शक वंश में भी सामान्य जानकारियों के बारे में पिछली क्लासों में हमने अध्ययन किया था और आज हम लोग इसी शक वंश के बारे में कुछ गहन अध्ययन भी करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने क्या देखा था, मौर्योत्तर काल तक का सफर हम लोग इतिहास में कर चुके थे और मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के राजवंशों ने शासन किया। एक तो आपके भारतीय थे, आपके देसी राज्य थे, और एक विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्य। तो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्यों में हम लोगों ने इंडो ग्रीक आक्रमण को पढ़ लिया था और शक आक्रमण को आज पढ़ना है। और पिछली क्लास में हम लोग पार्थियन आक्रमण को पढ़ा था। तो आपको पता होगा कि विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्यों में शक, कुषाण, पार्थियन ये लोग आते हैं, जो कि मौर्योत्तर काल के दौरान भारत पर शासन करते हैं। फिर से एक बार, मौर्योत्तर काल की टाइमिंग क्या थी? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी ही मौर्योत्तर काल के नाम से जानी जाती है भारत में। और यहाँ पर इस काल में दो प्रकार के राजवंशों ने शासन किया था। एक आप देखेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति थे, भारतीय मूल राजवंश थे। जैसे आप देखेंगे सातवाहन है, आपके कण्व डायनेस्टी है, ठीक है, और उसके बाद आपकी शुंग डायनेस्टी है। इन सबको आपने पढ़ा था और आज क्लास में हम अपने शक आक्रमण को, शक वंश के भारत पे आगमन को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने देखा था पिछली कक्षाओं में कि शक जो आए थे वो भी मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? शक भी आप देखेंगे मध्य एशिया से आए थे और इन्हें आप देखेंगे इतिहास में इन्हें सीथियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। चीनी लेखों में इन्हें सई के नाम से जाना जाता है, चीनी लेखों में इन्हें सई के नाम से जाना जाता है। उसके आगे आप ये देखे थे कि जो शक भारत में आए हुए थे उन्होंने मुरुंड की उपाधि भी धारण की थी। शक जो शासक थे, शक शासक जो थे, वो मुरुंड की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा शक शासकों को राजा नहीं छत्र कहा जाता था। जैसे आज आपके यहाँ क्या है, अशोक को राजा माना जाता है, अकबर को राजा माना जाता था, लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि जो शक शासक थे उनके शासकों को छत्र कहा जाता था। ठीक है, तो छत्र प्रणाली की देन भी शकों की ही है, जो कि भारत में छत्र प्रणाली को शुरू करने की परंपरा इन्होंने ही शुरू की। और उसके अलावा आज आप देखेंगे कि शक शासकों के बारे में कुछ गहन अध्ययन, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम शक शासक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आपने ये देखा था पिछली कक्षाओं में कि शक भारत में 5 शाखाओं में बंट करके आए थे। शक भारत में 5 शाखाओं में बंट करके आए थे, आपने पढ़ा था। और वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक शाखा आपके अफगानिस्तान में, पहली शाखा आपके अफगानिस्तान में आती है। दूसरी शाखा आप देखेंगे आपके पंजाब में आती है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, और सबसे महत्वपूर्ण शाखा आपकी पंजाब शाखा ही है। तीसरी शाखा आप देखेंगे पश्चिमी क्षत्रप, आपका जो ये पश्चिमी जो वेस्टर्न इंडिया का क्षेत्र है, ये इस इलाके में तीसरी शाखा शकों की स्थापित होती है। और ठीक है, और इसी में आप देखेंगे उज्जैन वगैरह भी आता है। और जो आपकी चौथी शाखा है, ये ऊपरी दक्कन यानी कि आधुनिक महाराष्ट्र या नासिक, आधुनिक महाराष्ट्र या नासिक के आसपास चौथी शाखा इनकी स्थापित हुई थी। और जो 5वीं शाखा थी वो आपके मथुरा में 5वीं शाखा। तो सब कितने शाखाओं में बटे हुए थे? 5 शाखाओं में बटे हुए थे। एक शाखा अफगानिस्तान में आती है, दूसरी पंजाब में आती है, तीसरी आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में आती है, यहाँ पर जो वेस्टर्न इंडिया का इलाका है वहां पर आती है। और जो इनकी चौथी शाखा है वो आपके मथुरा में आती है। और जो इनकी अंतिम या 5वीं शाखा है वो कहाँ पर? ऊपरी दक्कन या नासिक या महाराष्ट्र में अपना शासन का संचालन करती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा है वो पश्चिमी शाखा है और उत्तरी शाखा है। तो देखिए, आप देखेंगे कि टोटल
टोटल शकों के आगमन को दो शाखाओं में हम बांट करके देखते हैं, जो कि आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में। एक उत्तरी क्षत्रप में आप ये देखेंगे, उत्तरी क्षत्रप में आप देखेंगे, एक तो आपका आ जाएगा अफगानिस्तान वाला इलाका आ जाएगा, और दूसरा आपका पंजाब वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, पंजाब वाला इलाका आएगा, अफगानिस्तान वाला इलाका आएगा, और मथुरा, यानी कि अफगानिस्तान तो भारत के बाहर है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन तत्कालीन समय में ये सब भारत में ही हुआ करते थे। तो आप देखेंगे यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए आज के हिसाब से, तो पंजाब और मथुरा, उत्तरी क्षत्रप में पंजाब और मथुरा, और जबकि पश्चिमी क्षत्रप में आप देखेंगे उज्जैन और नासिक। उज्जैन आप देखेंगे मध्य प्रदेश में है, यहाँ कहीं होगा उज्जैन, और आप देखेंगे नासिक जो आपका ऊपरी दक्कन है। तो कुल मिलाकर के आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शकों की दो शाखाएं भारत में शासन करती हैं, दो महत्वपूर्ण शाखाएं, पहली उत्तरी क्षत्रप, दूसरी पश्चिमी क्षत्रप। यानी कि क्षत्रप मतलब शासक, यानी कि उत्तरी शासकों का एक क्रम था और एक पश्चिमी शासकों का क्रम था। उत्तरी में पंजाब और मथुरा तक का क्षेत्र आता था, और जबकि आपके पश्चिमी क्षत्रप में आप देखेंगे नासिक यानी महाराष्ट्र, और आप देखेंगे उज्जैन, इन दो क्षेत्र आते थे। इतना हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं, आइए। तो उत्तरी क्षत्रप देखिए, मैं दिखाया हूं आपको उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, इन दो क्षत्रपों को पढ़ना है, और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिए उत्तरी क्षत्रप में तो तक्षशिला का प्रथम शक शासक माउस था। देखिएगा तक्षशिला कहाँ है, आप देखेंगे ये देखिए पंजाब की राजधानी थी। कब? तत्कालीन समय में जब शकों का आक्रमण भारत पे हुआ था, तो पंजाब की राजधानी तक्षशिला को शकों ने बनाया था, और तक्षशिला पर शासन करने वाला प्रथम शक शासक कौन था? माउस था। कौन था? माउस था। ठीक है, फिर से एक बार, तक्षशिला का प्रथम शक शासक कौन था? तो माउस था। उसके अलावा माउस ने शक शक्ति का विस्तार मथुरा तक किया। मैंने आपको क्या बताया, उत्तरी क्षत्रप कहां से कहां तक? पंजाब प्लस मथुरा को मिलाकर उत्तरी क्षत्रप बनेगा। तो इसी माउस ने ही आप देखेंगे, ये देखिएगा पंजाब से लेकर के मथुरा तक शक शासक का विस्तार किया। ये देखिए पंजाब से लेकर के मथुरा तक शक शासकों का या शक साम्राज्य का विस्तार कौन करता है? तो आप देखेंगे माउस जो शक शासक है तक्षशिला का, ये तक्षशिला या पंजाब से लेकर मथुरा तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ओके, तो आप देखेंगे माउस के समय में तक्षशिला और मथुरा को उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत लाया गया। आगे बढ़िएगा, तक्षशिला ताम्र अभिलेख के अनुसार या ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार माउस को मोयस भी कहा जाता है। मोयस आपके तक्षशिला से ही एक ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पत्र के एक अभिलेख मिला हुआ है, एक लेख मिला हुआ है, उस पर आप देखेंगे माउस को मोयस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस अभिलेख का नाम आप एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख में माउस को किस नाम से जाना जाता था? तो मोयस के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़िएगा, पार्थियन शासक बोनोनीज का समकालीन था। आपने क्या देखा था कि पार्थियन शासकों को भी पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें आपने बोनोनीज को देखा था, गोंडोफर्नीज को देखा था। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पार्थियन शासकों को देखा था। बोनोनीज ही वो पार्थियन शासक था जो कि भारत पर प्रथम बार आक्रमण करता है। तो उसी बोनोनीज का समकालीन कौन है? आप देखेंगे आपका माउस। आपका जो माउस है वो पार्थियन शासक बोनोनीज का समकालीन था। उसके साथ ही साथ भारत में शासन ये भी तक्षशिला में कर रहा था। तो तक्षशिला यानी पंजाब को अपना केंद्र बनाया अपने शासन का, और तक्षशिला को अपने पंजाब राज्य की राजधानी बनाई। या आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी क्षत्रप राज्य की राजधानी तक्षशिला को बनाता है कौन? माउस। आगे बढ़ेंगे, मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल था। राजुल, आप देखो ध्यान दीजिएगा, मथुरा पहुंच गए। तो ये व्यक्ति पंजाब में रह करके पंजाब को अपनी केंद्र बना करके शासन कर रहा है, जबकि अगला जो शासक आएगा इसके बाद आप देखेंगे माउस के बाद जो अगला शासक आएगा राजुल, इसे राजगुल भी बोलते हैं। कुछ पुस्तकों में राजगुल मिलता है और कुछ पुस्तकों में राजुल मिलता है। तो राजुल जो है वो मथुरा को अपना केंद्र बनाएगा, अपने शासन का जो केंद्र बनाएगा राजुल, किसको बनाएगा? मथुरा को अपने शासन का केंद्र बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, मथुरा यहां पर मथुरा को अपने शासन का केंद्र कौन बनाएगा? राजुल। ठीक है, जबकि पंजाब को कौन बनाया था? पंजाब को बनाया था माउस।
माउस जो था पंजाब को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया था, जबकि मथुरा को केंद्र बना करके उत्तरी क्षेत्र में शासन करने वाला प्रथम शासक कौन था? राजुल था या राजबुल था। दोनों आपके पुस्तकों में मिलती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे जिसका मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख है, यानी कि मथुरा से ही एक सिंह शीर्ष अभिलेख प्राप्त होता है। कहां से? मथुरा से ही एक सिंह शीर्ष अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे जानकारी मिलती है कि मथुरा को केंद्र बना करके राजुल ने मथुरा पर अपने शासन का संचालन किया। जबकि आपने क्या देखा था कुछ देर पहले कि तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार इसका नाम मोयस मिलता है, और इसी ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है कि माउस जो था वो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था और पंजाब को उत्तरी क्षेत्र का केंद्र बना करके शासन किया था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भैया ये रहा आपका उत्तरी क्षेत्र। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। तक्षशिला का प्रथम शासक कौन था? माउस था, कोई कंफ्यूजन नहीं। और उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते थे? तो एक पंजाब राज्य, दूसरा मथुरा राज्य। दूसरी बात, तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख में इसे मोयस कहा गया। माउस ने शक शक्ति का विस्तार मथुरा तक किया, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। इसके अलावा मथुरा का प्रथम शक शासक, मथुरा को केंद्र बनाने वाला प्रथम शक शासक कौन है? राजुल है। और इसका आप देखेंगे मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। तो दो शासकों का नाम आप लोग याद रखिएगा, एक माउस जो कि पंजाब में शासन कर रहा है, और दूसरा मथुरा में राजुल या राजबुल मिलता है आपके पुस्तकों में। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी क्षेत्र। तो आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में आपको मैंने बताया शुरुआत में ही कि दो राज्य आते थे, जैसे कि एक उज्जैन, दूसरा नासिक। एक उज्जैन और दूसरा नासिक, ये दो प्रांत आप देखेंगे आपके पश्चिमी क्षेत्र में आते थे। जबकि आपके उत्तरी क्षेत्र में क्या क्या आता था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तरी क्षेत्र में एक तो आपका आएगा पंजाब प्लस मथुरा। ये उत्तरी क्षेत्र में ये दो प्रांत आते थे। जबकि आपके पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से प्रांत आएंगे? एक तो आएगा आपका उज्जैन जो कि एमपी में है, और दूसरा कौन आएगा? नासिक। ठीक, मीन्स की आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका है उज्जैन, यहाँ पे नासिक। तो ये जो प्रांत है, इस प्रांत को अपने साम्राज्य का केंद्र बना करके जो शासन करेंगे उन्हें पश्चिमी क्षेत्र बोलेंगे। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है पश्चिमी क्षेत्र। आप देखेंगे उज्जैन प्लस नासिक, उज्जैन और नासिक। तो कुल मिलाकर भारत में कितनी शाखाएं हुई? दो शाखाएं, एक उत्तरी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे उज्जैन आएगा और नासिक आएगा। और पश्चिमी क्षेत्र के बारे में अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र पर दो राजवंशों ने शासन किया। शकों की ही दो राजवंशों ने पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया। एक है क्षारात वंश, दूसरा है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश को ही चष्टन वंश के नाम से भी जानते हैं। कार्दमक वंश को ही चष्टन वंश के नाम से भी जानते हैं। चष्टन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो क्षारात वंश का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? नासिक था। ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा एक मिनट रुकिएगा, आपको काली पेन से दिखाते हैं। ये तो क्षारात वंश था वो नासिक में अपने केंद्र को बना करके शासन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? नहपान। किस वंश का? क्षारात वंश का। जबकि कार्दमक वंश या चष्टन वंश का जो केंद्र बिंदु था वो उज्जैन था। ये इलाका था, उज्जैन था, यहाँ पे उज्जैन है मध्य प्रदेश में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? रुद्रदामन। इतना याद रखिएगा। तो पश्चिमी क्षेत्र में दो राजवंशों ने, शकों की दो राजवंशों ने शासन किया, एक क्षारात वंश, एक कार्दमक वंश। कार्दमक वंश को ही चष्टन वंश के नाम से भी जानते हैं। और आप देखेंगे क्षारात वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक नहपान है, ये नासिक को अपने केंद्र बना करके शासन कर रहा है। जबकि कार्दमक या चष्टन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन है, जो कि उज्जैन को अपनी राजधानी या अपना केंद्र बना करके शासन कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला वंश है क्षारात वंश। क्षारात वंश, देखिए यहाँ पर बहुत कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इस
चैप्टर से, और आप देखेंगे कि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कुछ महत्वपूर्ण शासकों को ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जो माउस है, माउस के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, आगे राजुल या राजगुरु के बारे में नहीं जानते हैं। तो इन्हीं शासकों का नाम वगैरह पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि मथुरा शासन कौन किया, मथुरा को केंद्र बना करके, तक्षशिला को केंद्र बना करके शासन कौन किया, उज्जैन को, नासिक को, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। तो आगे देखेंगे क्षहरात वंश। क्षहरात वंश का प्रथम शक शासक कौन है? भूमक। इतना याद रखिएगा, क्षहरात वंश का प्रथम शक शासक भूमक है। अगला शासक नहपान, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक है इस वंश का, और नहपान ने अपने सिक्के पर राजा की उपाधि धारण की या राजा दर्शाया। नहपान ने अपने सिक्के पर राजा की उपाधि धारण की। राजा की उपाधि धारण करने वाला पहला शक शासक कौन है? नहपान है। किस वंश से संबंधित था? तो क्षहरात वंश से संबंधित था। तो इसमें दो ही चीज याद करना है, पहला शासक भूमक है और सबसे महत्वपूर्ण या अगला शासक नहपान है, और नहपान ने अपने सिक्के पर राजा की उपाधि भी धारण की। ओके, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वंश कौन सा था? कार्दमक वंश। कार्दमक वंश को चष्टन वंश के नाम से भी जानते हैं, अभी आपको मैंने बताया था, आपको याद ही होगा। तो एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कार्दमक वंश भारत के किस राज्य पर शासन किया, आधुनिक में वो राज्य कहां पर स्थित है, बताइएगा। अभी मैंने आपको क्लास में बताया हूं, आप यदि कंसंट्रेट होंगे तो बताएंगे। तो प्रथम शासक कार्दमक वंश का प्रथम शासक चष्टन था। कार्दमक वंश का प्रथम शासक चष्टन था, और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह तृतीय था। तो फिर से एक बार, कार्दमक या चष्टन वंश, आप देखेंगे इसके प्रथम शासक कौन होंगे? तो चष्टन होंगे। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम चष्टन पड़ा, और इन्होंने ही कार्दमक वंश की नींव डाली। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन होंगे, और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय होंगे, इतना याद रखिएगा। और भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक रुद्रदामन है, ये यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार बहुत बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन उठते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में रुद्रदामन को पढ़ेंगे या रुद्रदामन की उपलब्धियों को पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है आपके इतिहास में। शकों के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक तो नहपान आता है जो कि क्षहरात वंश का है, और एक आता है कार्दमक वंश का रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के बारे में हम लोग को बेहतरीन जानकारी इतिहास में प्राप्त होती है, जबकि नहपान के बारे में उतनी अच्छी जानकारी में प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोग रुद्रदामन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों, हमारा जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आज से आपको कंटिन्यू इतिहास की क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी, और इतिहास के साथ साथ आपकी भूगोल की क्लासें भी अब कंटिन्यू की जाएंगी। आपकी LT ग्रेड की परीक्षा लगी हुई है, और जिस भी बच्चे का इतिहास और भूगोल मेन सब्जेक्ट होगा, मुख्य विषय होगा, उसे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। और मित्रों, आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।